इस सीरीज के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुआ फैमिली के लीडर को, जो कि अपने स्प्रिट बीस्ट को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। उसी के सामने खड़ा होता है ड्रैगन टाइगर मास्टर। और जब वो गुआ फैमिली के लीडर को इस तरीके से अपनी पावर को बूस्ट करते हुए देखता है तो वह भी कहने लगता है कि अब मैं अपनी पावर को छुपा नहीं सकता, मुझे अपनी पावर को भी शो ऑफ करना होगा। तभी वो भी अपनी मर्जिंग मास्टर स्प्रिट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि उसकी जो मास्टर स्प्रिट होती है वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। और जब वो फैमिली का बंदा उसे देखता है तो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी 9th लेवल के पीक पर पहुंच चुके हो, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि तुम कल्टीवेट करते करते इतना आगे निकल चुके हो। तभी ड्रैगन टाइगर का लीडर उससे कहने लगता है, अब जबकि तुम्हें पता है कि मैं ऑलमोस्ट हेवन एंड अर्थ रियलिटी पर पहुंच चुका हूं, तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो मेरे खिलाफ और फटाक से मुझसे हार मान लो तो तुम जिंदा रहोगे। लेकिन ये बात मानने के लिए वो बंदा तैयार नहीं होता और वो डायरेक्टली अपनी टाइगर शैडोज टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी ड्रैगन वाले चचा को भी कहाँ चैन है, तो वो भी अपने ड्रैगन को ऑर्डर दे देता है और कई सारे आग के गोले वो उस टाइगर पर पटकाने लगता है, गिराने लगता है, जिसके कारण उस टाइगर को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो भड़क जाता है और भड़कने के कारण डायरेक्टली उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। लेकिन जब ड्रैगन देखता है तो वो अपने आग से उसको पूरा भून के रख देता है। लेकिन अगले पर जैसे ही वो आग गायब होती है तो पता चलता है कि उस टाइगर को ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है और वह टाइगर जाकर उस ड्रैगन की गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे कि वो ड्रैगन मूव न कर पाए। और इस मूव को देखते हुए गुआ फैमिली का लीडर काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि मास्टर ड्रैगन टाइगर, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं तुमसे फ्यूचर में कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन अचानक से जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसे पता चलता है कि जिस ड्रैगन को उसने पकड़ा था अपनी टेक्निक से, वो और कुछ नहीं बल्कि मैं बस एक क्लोन था। और ड्रैगन टाइगर मास्टर वहां पर बाहर निकलते हैं अचानक से इनविजिबल मोड से और कहने लगते हैं कि एल्डर गुओ, लगता है कि तुम्हारा जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम है, इसलिए तुमने मेरे अटैक का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं कर पाया। और वो फुल फोर्स के साथ उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और एक झटके में एक जोरदार पंच मारकर उसकी ऐसी तैसी मार देते हैं और एल्डर गुओ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और जिस जगह पर वो गिरता है वहां पर बहुत ज्यादा धमाका हो जाता है और पूरी की पूरी दीवार तबाह हो जाती है। तभी वो बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि हम गुआ फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी 100 ईयर से यहाँ पर मौजूद है, मैं इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी गुआ फैमिली को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तभी ड्रैगन टाइगर के जो मास्टर होते हैं वो उसको देखकर उससे कहने लगते हैं कि एल्डर गुओ, क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर कुछ कहना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये गुआ फैमिली है वो फाइनली 100 सालों तक बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुई थी, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर तबाह होती है। तभी गुओ का लीडर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता ही क्या है, तुम्हें पता भी है कि मैंने अपनी पोजीशन अपनी जो फैमिली है उस पर पोजीशन हासिल करने के लिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, मैं इस तरीके से तुमसे पूरी तरीके से नहीं हार मान सकता। और तभी ड्रैगन टाइगर के मास्टर उस बंदे को वहीं पर मार देते हैं, वो भी अपनी स्वॉर्ड से, और कहने लगते हैं कि एल्डर गुओ, अब तुम्हें अगर अपना गुस्सा दिखाना है तो तुम्हें नरक में जाना होगा, उसके लिए जाओ। और इसी तरीके से घमासान युद्ध वहीं पर खत्म होता है और हमारे एमसी ने भी कई सारे लोगों को मार दिया। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज्यादा ग्रोड फैमिली जो कि गुओ फैमिली है वो इस तरीके से एलिमिनेट कर दी जाएगी एक दिन। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें शायद तुम्हारे सारे के सारे क्रेडिट तुम्हारे लिए ही सही रहेंगे। ये बात सुनने के बाद जो ड्रैगन टाइगर मास्टर है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने में लगे हुए हो मेरी, ऐसा करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान तो तुम्हारा ही रहा है। तभी एमसी कहने लगता है कि जो गुओ फैमिली है वो फाइनली एलिमिनेट हो चुकी है, आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर उससे कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अनुसार मेरे जो भी गुओ फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका 30% तक मैं रखूंगा, लेकिन तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं बिजनेस करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूं, तो मेरे लिए ये वाकई में किसी सरदर्द से कम नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो कैसा लगा कि हम सारी की सारी प्रॉपर्टी को बेच दे और उस पूरी पूरी प्रॉपर्टी को हम कैश में कन्वर्ट कर दें। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन टाइगर मास्टर को पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी को बेच किसको सकते हैं। तभी एमसी उसे बताता है और कहने लगता है कि अब जबकि जो गुओ फैमिली वो तबाह हो चुकी है, यहाँ पर गू फैमिली बची हुई है और वो पूरी की पूरी कांगड़ सिटी में टॉप रैंक में बची हुई है, क्यों ना हम उनका इस्तेमाल कर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अपने हाथों से उन्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमा लिया जाए, तो कैसा रहेगा। तभी कहानी शिफ्ट होती है गू फैमिली के लीडर पर, जहां पर उस फैमिली का एल्डर हंसते हंसते उसकी तरफ आने लगता है और उससे कहने लगता है कि फाइनली उन लोगों ने ये सब करके दिखाया, गू फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और हम हमारी जो गू फैमिली है पूरी की पूरी कांगड़ सिटी पर डोमिनेट कर रही है अब।
तभी लीडर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सेटल नहीं है। हम इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए आगे चलकर। ये बात सुनने के बाद एल्डर उससे कहने लगता है कि आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है एल्डर। तभी गू फैमिली का लीडर उससे कहने लगता है कि हमें गू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टीज को अपने नाम करना होगा, और हमारी फैमिली अगर ऐसा कर लेती है और पूरी की पूरी कांगड़ सिटी को यूनिफाई कर देती है तो हम पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे इस पूरी सिटी में। तभी बाहर आया हुआ एल्डर उससे कहने लगता है कि मेरे को आपके कुछ रिपोर्ट में बताना है कि जो मास्टर ड्रैगन टाइगर है ना, उन्होंने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि वो गू फैमिली की सभी प्रॉपर्टीज को 7 दिनों बाद ऑक्शन में बेच देंगे, पूरी प्रॉपर्टीज को। ये बात सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगता है कि वो तो कहा कितना ज्यादा बेवकूफ बंदा है, हमें जो प्रॉपर्टीज खरीदनी थी वो खुद ही उनको बेचने में लगा हुआ है। अब समय आ चुका है कि अब हम लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदे, उसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा कि वो कब प्रॉपर्टीज को बेचे। तभी वो एल्डर उससे कहने लगता है लेकिन आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए मास्टर। तभी ये कहने लगता है कि हमारे सभी के सभी लोगों को जाकर बता दो कि जितना ज्यादा पैसा हो सके उतना ज्यादा पैसा तुम्हें इकट्ठा करना होगा, क्योंकि जो 7 दिनों बाद ऑक्शन हो रहा है उसका इस्तेमाल करने के लिए उसमें हम अच्छी तरीके से पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। और एक बार अगर हम ऐसा कर लेते तो हमारी जो गू फैमिली है वो सारी की सारी कांगर की प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी और उसके बटलर का, जो कि वहां पर उससे कहने में लगा होता है कि चाइल्ड ली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस ब्रिलियंट प्लान के कारण, आइडिया के कारण जो गुओ फैमिली है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमें 300,000 टेल्स भी प्रॉफिट में मिला हुआ है, और यहाँ की जो 3/4 सिचुएशन थी वो पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है। अब हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को शांति से गुजार सकते हैं। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि लीसी मेरी बात ध्यान सुनो, हमारी जो फैमिली है वो अभी अभी उसने अपना मोमेंटम बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम इस तरीके से जल्दबाजी में हड़बड़ी करते रहे और कुछ भी नहीं किया अपने फ्यूचर के लिए तो हमारी फैमिली पीछे रह जाएगी, हम ऐसा नहीं होते दे सकते। और तब वो खड़ा होकर अपनी टेबल के पास जाता है और अपना एक पेपर निकालकर कुछ लिखने के लिए तैयार हो जाता है, और लिखते हुए उससे कहने लगता है कि जल्दी से जाकर एल्डर ली हु को यहाँ से जाने के लिए भेज दो हुआ फैमिली में, ताकि वो जो कि ग्वांजे प्रोविंस में मौजूद है, और उनके साथ 200,000 टेल्स भी भेज देना, और उनसे कहना कि उनका यह टास्क है कि जो हुआ सेंसी है उनसे जाकर मिलो और उनसे जाकर कहना कि वो तुम्हारी मदद करें 2 हॉली स्पिरिट रियलमी के मार्शल आर्टिस्ट को हायर करने के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो फर्स्ट लेवल पे हुए भी तो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो भी उस पर हायर कर रहे हो, जिसे भी तुम जॉब पर रख रहे हो, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद बटलर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि 200,000 टेल्स ये कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो आप यंग मास्टर। इस पूरे के पूरे कांगजुओ प्रोविंस में भी अब हम लोग 5th लेवल हॉली स्पिरिट रियलमी के मास्टर को हासिल मतलब हायर कर सकते हैं अपने बॉडीगार्ड के तौर पर। तो आखिरकार आप इतना ज्यादा पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एक हाउसकीपर हो तो तुम्हें ऐसे छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग मास्टर को इसलिए हायर करने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर हमारी फैमिली में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम लोग कांगजुओ प्रोविंस से उन मास्टर को हायर करेंगे तो हम लोग अपनी पावर को गू फैमिली से नहीं छुपा सकते। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई। ये बात सुनने के बाद वो बटलर समझ जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो। लगता है कि मुझे आपसे फ्यूचर में और ज्यादा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से टैक्टिक्स बनाई जाती हैं। तभी अगला सीन हमें हमारे एमसी कहीं और जाते हुए दिखाया जाता है और कहने लगता है कि एल्डर लीजिए प्लीज आप मेरे साथ आइए और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वह दोनों के दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर लीजिए आप तो वाकई में बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने में बिजी रहते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हॉली स्पिरिट रियलमी पर पहुंच जाओगे। उसके बाद हमारे माइंड में जितना भी जो आयरन रिफाइन होता है उसका 10% मैं आपको दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो घबराते उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी मेरे लिए। मैंने अभी तक कुछ भी ली फैमिली में ऐसा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आखिरकार मैं इतना ज्यादा पावरफुल रिपोर्ट को कैसे ले सकता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं होगा इनाम के तौर पर। तभी एमसी उससे कहने लगता है तुमने अभी तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है लेकिन तुम एक ना एक दिन जरूर करोगे और तुम हम में से एक हो, हमारी फैमिली हो तुम। तो हम और हमें मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है जो कि हॉली स्पिरिट रियलमी में हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चाइल्ड ली। मैं लीजिए आपको ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ली फैमिली के लिए लॉयल बना रहूंगा और कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। तभी हमारा एमसी ये सब बातें करने के बाद चैन की सांस लेकर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ये वाकई में बहुत ज्यादा आसान नहीं था पूरी की पूरी ली फैमिली को संभालना और उस फैमिली का हेड बनना। तभी अगले ही पल हमें उसकी मॉम को आते हुए दिखाया जाता है उसके कमरे में और वो किसी बच्चे की तरह हरकतें करते हुए एमसी की तरफ बढ़ती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बालों को दोबारा से बना सकते हो। और तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और वो उससे कहने लगता है कि ठीक है मुझे आखिर में पता ही तो नहीं है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ। और जब हमारा एमसी उसके बालों को बनाने के लिए काफी ज्यादा एग्री हो जाता है तभी उसकी मॉम उस हमारे एमसी के ऊपर चढ़ बैठती है और हमारा एमसी उनके बालों को ठीक करने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस तरीके की मदर होना जिसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो
चुका है, मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है, काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है मेरे लिए। और उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ा हुआ होता है क्योंकि ये बंदा इस दुनिया से मौजूद नहीं है और रियलिटी में देखा जाए तो ये बंदे इसकी मॉम नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से जिस पोजीशन में ये बैठी हुई है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता क्योंकि उसकी मॉम उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और इससे हमारे एमसी को शर्म आ रही होती है बहुत ज्यादा। तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है, क्या तुम मेरी पीठ को खुजाने में मेरी मदद कर सकते हो थोड़ा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ जाता है गंदी तरीके से और वह इस मूवमेंट पर इतना ज्यादा शर्माने में लगा हुआ होता है कि उसको कंट्रोल भी नहीं हो रहा होता। और तभी उसकी मॉम अपने कपड़े को उठाने लगती है और उसके हाथ को अपनी पीठ पर डालकर उसे वहां पर खुजाने के लिए बोलने लगती है। इससे हमारा एमसी और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो पूरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है और उसके पूरे पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं और अपनी मॉम की मदद करने के बाद वो कहने लगता है क्या इतना काफी रहेगा। और तभी उसकी मॉम को वहां से उड़ते हुए दिखाया जाता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब मैंने तुम्हारे बालों को अच्छी तरीके से सेट कर दिया है तो अब तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। और तभी उसकी मॉम भी ये बात जानने के बाद काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है चिल्लाते हुए कि मेरे जो बाल है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगे हुए हैं, अब मुझे बाहर जाना चाहिए खेलने के लिए। दूसरी तरफ एमजी के पूरी तरीके से फ्यूज उड़ गए होते हैं और कह रहा होता है कि फाइनली ये आखिरकार यहाँ से इस कमरे को छोड़कर जा चुकी है, मैं तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता अगर ये ज्यादा देर तक यहाँ पर इस तरीके से बनी रहती तो। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो लियो यिंग है यानी कि इस बॉडी के असली ओनर की मदर वो हमेशा चाइल्ड ली पर इतना ज्यादा डिपेंड होती है, तो आखिरकार जो चाइल्ड ली की मेमोरी से उसको मदर को लेकर वो इतनी ज्यादा क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं आई है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तभी कहानी शिफ्ट होती है गू फैमिली पर जहाँ पर सभी के सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ का यंग मास्टर अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर मैंने कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है ड्रैगन टाइगर जो ऑक्शन रखने वाला है उसके बारे में पता लगाने के लिए, जो ली फैमिली है वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। तभी वो गू फैमिली का मास्टर हंसते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि जो ली फैमिली का हेड है जो कि यंग मास्टर है जान के अब तो हेड ही बन चुका है, वो भी गू फैमिली की प्रॉपर्टीज पर अपनी नजर बनाकर रखा हुआ है। आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि जो ली फैमिली है वो कितना ज्यादा ऑफर करने वाली है। ये बात सुनने के बाद वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है गू कि आखिरकार मुझे भी उसके बारे में कहने की हिम्मत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे बताने लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो ली फैमिली है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है पूरी तरीके से कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को खरीद लेंगे, वो भी ड्रैगन टाइगर मास्टर से, भले ही इसके लिए उन्हें पूरे की पूरा पैसा इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और ये देखते हुए गू फैमिली का लीडर बहुत गुस्से में भड़क पड़ता है और खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली ने अपना पूरा दिमाग खो दिया है, उसकी फैमिली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी पूरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया जा चुका है, लेकिन ये बंदा अभी भी इतना ज्यादा लालची बना हुआ है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो गूगो भाई, जल्दी से जाकर ली फैमिली के हेड को इनविटेशन लेटर भेजो और उनसे जाकर कह देना कि मैं चार्ली ली को डिनर के लिए बुलाना चाहता हूँ JNGO होटल में। और वो बंदा तुरंत मान जाता है। ये बात सुनने के बाद उसका यंग मास्टर उससे पूछने लगता है क्या मास्टर आप उसको टपकाने वाले हो क्या। तभी लीडर हंसते हुए उससे कहने लगता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो क्या करेगा आगे चलकर, क्या सोचता है और क्या रिप्लाई देता है। और उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है JNGO होटल पर, जहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है और अपने सामने कई सारी खूबसूरत लड़कियों को डांस करते हुए देखता है। तभी उनमें से एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम जरूर ही चाइल्ड ली होगे, हमारे मास्टर आपका यहाँ पर इंतजार करने में लगे हुए थे, आपको इधर जाना चाहिए। हमारा जो यंग मास्टर जो हमारा एमसी है वो उस कमरे के अंदर घुसता है, अंदर जाकर देखता है किसी को बैठा हुआ देखता है और तभी वहाँ पर गू फैमिली का लीडर होता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। और इंक्वायर करते हुए उससे कहने लगता है कि मास्टर ड्रैगन टाइगर वाकई में अपनी पूरी की पूरी गू फैमिली की प्रॉपर्टीज को बेचना चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। एमसी मन में सोचते हैं, कहने लगता है ये बात सुनने के बाद लगता है कि अब समय आ चुका है मेरी एक्टिंग मोड को ऑन करने का। और तभी वो रोते हुए उससे कहने लगता है कि क्या मास्टर आपको भी ड्रैगन टाइगर मास्टर के द्वारा धमकाया गया था उनकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, आखिरकार आप भी बताइए कि उस ओल्ड मैन ने, उस बुड्ढे ने आपको कितना ज्यादा प्राइस लगाने के लिए कहा है। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा बुली करता है हम लोगों को। उन्होंने कहा था कि 7,700,000 टेल्ड को सिर्फ और सिर्फ एक शॉप को खरीदने के लिए तुम्हें देना होगा। अब अंकल आप ही बताइए अगर ये रॉबरी नहीं है तो क्या नहीं है, क्या है आखिरकार अगर ये रॉबरी नहीं है तो। ये बंदा जो ड्रैगन टाइगर मास्टर है वो मुझे पूरी तरीके से लूटना चाहता है। ये बात सुनने के बाद गू फैमिली के लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो टोटली कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, इस बंदे के साथ परेशानी क्या है इसकी। एमसी तुरंत अपनी ड्रिंक को पी लेता है। ये बात सुनने के बाद गू फैमिली का लीडर सरप्राइज होते हैं, उससे पूछने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक शॉप को खरीदने के लिए 700,000 टेल की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो बाकी की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या ख्याल है। एमसी के जो एक्टिंग मूड है वो और भी डीप चला जाता है और वो रोते हुए आंसू निकालते उससे कहने लगता है कि उसने कहा है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए कम से कम 1.3 मिलियन टेल की जरूरत पड़ेगी। और ड्रैगन टाइगर मास्टर ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारी जो ली फैमिली वो इतना सारा पैसा
कहाँ से लाएगी और हम इतना ज्यादा अमाउंट का जो पैसा है वो देंगे कैसे। भले ही अगर बाई चांस उसे खरीद भी लेते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो बिजनेस रहेगा ना कांगड़ सिटी में वो पूरी की पूरी जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन इतना पैसा दोबारा नहीं जुटा पाएंगे। और मुझे ड्रैगन टाइगर मास्टर के द्वारा फोर्स किया गया था, अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा हुआ है, तो मैंने उन्हें एक आइडिया दे दिया ताकि वो उस गुआ फैमिली की पूरी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर सके। ये बात सुनने के बाद गू फैमिली का लीडर समझ जाता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि अब मुझे समझ में आया, मुझे लगा था कि जो ली फैमिली के बंदे हैं वो यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जो मास्टर ड्रैगन टाइगर है उन्हें उनके द्वारा फोर्स किया जा रहा है। लगता है कि अपने सिचुएशन से निकलने के लिए, बचने के लिए जो ली है, चाइल्ड ली, उसने ये आइडिया ड्रैगन टाइगर मास्टर को दिया था ताकि वो ऑक्शन रख सकें। और यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि हमारे एमसी को बहुत ज्यादा चढ़ गई होती है और वो बार बार पीने की एक्टिंग करने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगता है और वो इतना ज्यादा नशे में होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और बगल में जो लड़की खड़ी होती है उसके हाथ को पकड़कर उसे छेड़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि हे लिटिल ब्यूटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्या मुझे 1.3 मिलियन टेल्स के लिए बेचा जा सकता है। और वो उस लड़की के इतना ज्यादा नजदीक आ जाता है जिससे कि उस लड़की का चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और वो टोटली सरप्राइज हो रही होती है। और हमारा एमसी अब अपने नशे को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वहीं पर उस लड़की के गुब्बारों पर जाकर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसको देखकर वो लड़की और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। देखो तो क्या है ये, नहीं बड़ा क्या है ये। और तभी वो लड़की अपने एंगल को बदल देती है, जैसे कड़ा मारा जो जंग मास्टर होता है वो जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर जाता है और वो लड़की पूरी शर्माई हुई होती है। तभी गू फैमिली का लीडर उससे कहने लगता है कि इस बंदे को वापस से ली फैमिली पर भेज दो। ये कहा जाता है कि जो बंदा नशे में होता है, वाइन की नशे में होता है, वो हमेशा सच बोलता है। लगता है कि जो गू फैमिली है वो ली फैमिली की राइवल नहीं है या फिर ली फैमिली हमारी राइवल नहीं है, वो हमसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि मैं खुद मास्टर ड्रैगन टाइगर है। तभी अगले ही पल में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर ली मैंसन पे वो लड़की हमारे एमसी को अपने कंधे पर बैठाकर उसको लेकर आई हुई होती है और दरवाजा खटखटाते उससे कहने लगती है कि कोई अंदर मौजूद है, ये जंग मास्टर है, उन्होंने खूब ज्यादा पी रखी है। तभी बटलर बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली आखिरकार क्या तुम ठीक हो। और जैसे ही वो मेड वहां से जाने लगती है तो हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखने लगता है। बटलर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कोई तो डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ जाओ ताकि हमारा जो यंग मास्टर है वो होश में आ सके। और उस लड़की के जाने के बाद हमारा जो यंग मास्टर है वो तुरंत होश में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ से चली गई है, अब मुझे यहाँ पर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब वो बटलर हमारे यंग मास्टर को इतनी तरीके से एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज में उससे पूछने लगता है कि चाइल्ड ली क्या तुम वाकई में इस समय पर एक्टिंग करने में लगे हुए थे। और हमारा एमसी अगले ही पल अपने कमरे में जाकर घुसने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसके कमरे में तो उसकी मॉम उसको वहां पर नहाने में लगी हुई है, जिसको देखकर उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है नोज ब्लीड के साथ ही और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी मॉम पीछे मुड़कर देखने लगती है जहाँ पर उसकी आंखें बंद होती हैं, तो हमारा एमसी सोचने लगता है कि आखिर क्या ये सोने में लगी हुई है क्या। तभी उसकी मॉम उसके आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है और उससे कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने में लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है। ये बात सुनने के देखने के बाद हमारा एमसी का चेहरा टमाटर लाल पड़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे पहले जाने दे सकती हो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी अचानक से उसकी मॉम की बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ होने लगती है और वो अजीब तरीके से रिएक्शन देने लगती है और अचानक से वो खड़ी हो जाती है और हमारा एमसी जब उसे देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि नहीं मैं इसको नहीं देख सकता, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मैं इसे नहीं देखूंगा। लेकिन तभी अचानक से फ्लफी चीज उसके चेहरे पर जाकर लगती है और पता चलता है कि ये कुछ तो यहाँ पर मुलायम हैगा, तो ये टेल जैसे दिखने में लगा हुआ है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एमसी की मॉम होती है वो तो एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और उसकी मॉम के बड़े बड़े कान आ जाते हैं और वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि कोई रैबिट बीस्ट वगैरह है। और हमारे एमसी को जब ये सच पता चलता है तो वो और भी ज्यादा शौक से भर जाता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, जहां पर मुझे अब पता चला है कि जो रिटार्डेड लियो यंग यानी कि हमारे एमसी की मॉम वो एक्चुअली में सच बताओ एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी हॉली स्पिरिट रियलमी पर। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने कल्टीवेट कर लिया है ईयर बीस्ट पर। इस फॉर्म को पहुंचने के लिए काफी लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और तभी वो अपनी मंकी किंग वाली स्पिरिट बीस्ट को बुला लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो ईयर बीस्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लगता है। और जब वो अपनी मॉम को इस तरीके से देखता है तो उसकी मॉम को अचानक से पीछे से कुछ बहुत ज्यादा डरावना और ऐसा फील होने लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। आई मीन ये रैबिट स्पिरिट है वो डरी है, उसकी मॉम तो इस वक्त होश में ही नहीं है। तभी अचानक से उसकी जो स्पिरिट बीस्ट वाली फॉर्म होती है वो कन्वर्ट होकर ह्यूमन फॉर्म में हो जाती है उसकी मॉम और वो अपने आप को बहुत ज्यादा अजीब जगह पर पाती है और वो उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हूँ डियर। तभी उसकी मॉम का सर बहुत ज्यादा जोर जोर से दुखने लगता है और वो वहीं पर गिरने लगती है और सीधे जाकर बेहोश होकर वो अपने बेटे यानी कि हमारे एमसी के ऊपर जाकर गिर जाती है। और जब सिचुएशन चली रही होती है तभी एंट्री होती है हुआ शेंजियो की, जो कि पीछे से आ रही होती है और हमारा एमसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है इस मूवमेंट पर। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिरकार जो हुआ शेंजियो है वो यहाँ पर कर क्या रही है। और सिर्फ इतना चलो ठीक है आप भी गए किसी काम से, तो आखिरकार हमारे एमसी से इसका क्या लेने देना, अब तो इसकी एंगेजमेंट तो टूट चुकी है ना, इतनी ज्यादा क्यों शर्मा रखी है। और वो देखते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वो हमारे एमसी को दूर फेंक देता है, आई मीन फेंक देती है और उसकी मॉम को जाकर खुद पकड़ लेती है।
तभी हमारा एमसी घबराते हुए उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रखी है, मुझे पूरी की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन तो करने दो। और यहाँ पर उसकी मॉम को वो लिटाकर उसे आराम करा देती है और वो वहाँ पर सोने लगती है। तभी शैनजी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर वैसे भी लेने के लिए आई थी, क्योंकि जो दो हॉली स्पिरिट के दो मास्टर्स को तुमने जो हायर करने के लिए कहा था तुम्हारे लिए, वो मैंने कर दिया है। तभी वहां पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये हुआ यून है। लेफ्ट साइड में जो लड़की है वो हुआ यून है और वो फर्स्ट लेवल पर है हॉली स्पिरिट रियलमी के। जो राइट साइड में जो अंकल जी दिख रहे हैं वो वू तियान जू है और वो सेकंड लेवल पर है हॉली स्पिरिट रियलमी के। हमारा एमसी उन दोनों को देखने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम जरूर शैनजुआ के ट्रस्टेड फ्रेंड होगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम पर भी पूरी तरीके से भरोसा कर सकता हूँ। आज से और अभी से तुम सभी के सभी, तुम दोनों के दोनों हमारे ली मेंशन में रहोगे और कंसंट्रेट करोगे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और जब भी हमारा जो क्रिटिकल मूवमेंट आएगा हमारी फैमिली पर, तब तुम हमारे काम आओगे। लेकिन इस पूरी की पूरी सिचुएशन को लेकर वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है और वो कुछ पेपर्स उनको देने लगता है और उससे क्या लगता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सबसे पहले तो पे कर देता हूँ आपका पैसे। और तभी वो उसे खोलकर देखते हैं तो वहां पर 200,000 टेल्स का एक बैंक नोट होता है, अपने शब्दों में कहा जाएगा तो एक चेक। और ये लड़की ये देखने के बाद काफी तक खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है ये हमारी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि किसी बॉस ने हमें पहले एडवांस में पेमेंट कर दी हो। और वो दोनों के दोनों पैसे देखने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और उससे धन्यवाद करते हैं और घुटने के ऊपर टिक जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चाइल्ड लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। तभी हुआ शैनजी वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब समय आ चुका है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊँ फटाफट से। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बाहर तक खुद छोड़कर आता हूँ। तभी हुआ शैनजी बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है कि कल जो मास्टर ड्रैगन टाइगर है वो अपने ऑक्शन को रखने वाले हैं। आखिरकार तुम्हारे पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। और जब इस तरीके से वो हाशियान जी को बात करते हुए देखता है तो उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और कहने लगता है कि ये बाहर से देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड है, लेकिन ये वाकई में दूसरों के बारे में केयर करती है और मेरे बारे में भी केयर करती है। अब पता नहीं कि आखिरकार ये फ्यूचर में क्या होगा इनके साथ, वैसे भी इनकी एंगेजमेंट तो अब कैंसिल हो चुकी है ना। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ सभी के सभी लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बंदे का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, ये आर्म रिफाइनिंग पवेलियन का हेड और ये एक टाइकून है पूरे के पूरे कांगजियो प्रोविंस में, जो कि इस पूरे के पूरे आयरन माइंस को संभालता है। तभी एमसी उधर उधर देखने लगता है और कितने ज्यादा लोगों को देखकर वो क्या लगता है कि मैं तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जो आर्म रिफाइनिंग पवेलियन के जो हेड है वो भी यहाँ पर आएंगे इस ऑक्शन में। तभी गुओ फैमिली के लीडर को यहीं पर दिखाया जाता है, वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि चाइल्ड ली को देखकर लगता है कि जो भी इसने मुझसे कहा था जैन याओ होटल में वो सब कुछ सच था। लगता है कि प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा का इस्तेमाल करना होगा मास्टर ड्रैगन टाइगर। तभी मास्टर ड्रैगन टाइगर वहां पर आता है और सभी के सामने अनाउंस करता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर आप गुओ फैमिली की प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए जो ऑक्शन हो रहा है आप उसको खरीदने के लिए यहाँ पर आए हो। आखिरकार हमारा जो ऑक्शन के रूल है वो बिल्कुल सिंपल है, जो भी सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा वो प्रॉपर्टीज को जीत जाएगा। तो चलो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने उस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। और एक पर्दा हटाता है तो उसमें कई सारे स्क्रोल्स रखे हुए हैं। तभी उनमें से एक स्क्रोल उठाकर उसे रीड करने लगता है और उससे क्या लगता है कि हमारा जो सबसे पहला ऑक्शन होने वाला है वो गुओ फैमिली की सिल्वर माइन, जो कि 6 किलोमीटर दूर है इस हमारी कांगर सिटी से, उसका ऑक्शन होने वाला है। और इसकी जो टाइटल डीड है, आई मीन इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिल्वर माइन के, वो मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है। तो हमारी जो रिजर्व प्राइस है वो 1,00,000 टेल्स है, यानी कि 100,000। तभी आर्म रिफाइनिंग पवेलियन का जो हेड होता है वो तुरंत 120,000 टेल्स का बिट्स लगा देता है। तभी ये सारी की सारी सिचुएशन देखते हुए गू फैमिली का लीडर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो चाइल्ड ली ने मुझसे कहा था जैनिया होटल में, इसकी जो कीमत होगी वो सिर्फ और सिर्फ 120,000 टेल्स नहीं हो सकती। मुझे लगता है 1 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए देखता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे क्या लगता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कि इसकी प्राइस को बढ़ाना चाहेगा। तभी हमारा एमसी 350,000 टेल्स का बोली लगा देता है और आई मीन मास्टर गू से माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मुझे इसका कूटो को फिल करना ही होगा। और गू फैमिली के लीडर मन में सोचते हुए कहने लगता है ये बात सुनने के बाद, यह एक ऐसी सिल्वर माइन है जो कि बिल्कुल भी इस कीमत के लायक नहीं है, जो कि जिससे कि हम 350,000 टेल्स का इस्तेमाल कर सके। ये वाकई में बहुत ज्यादा आउटरीचियस है। तभी गू फैमिली का लीडर 350,000 एक टेल की इस्तेमाल करता है और आर्म पवेलियन का हेड ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर उनसे फिर से पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई और बंदा है जो कि बीट को बढ़ाना चाहेगा। तभी हमारा एमसी उसको देखकर उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए, आखिरकार इस पूरे के पूरे ऑक्शन में मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जो कि यहाँ पर बीट करना चाहता है। और वो मास्टर होता है ना, वो पीछे मुड़कर हमारे एमसी को ही घूरने में लगा हुआ है। और तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर ये अनाउंस कर देता है कि जो सिल्वर माइन है वो गू फैमिली की तरफ जाती है 350,000
एक टेल के साथ, और सारे के सारे उस डॉक्यूमेंट को उस गू फैमिली लीडर को सौंप दिया जाता है। और हमारा एमसी जब इसकी इतनी ज्यादा हंसी को देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो गू शान है वो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होने में लगा हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहा है। और इस बंदे को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम लोग उसे लूटने में लगे हुए हैं, ये बस इसको फंसाने का एक जाल था जो हमने बिछाया हुआ है। तभी हमारी बारी आती है सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ पर जो एक आयरन माइन है वो भी कांगर सिटी के अंदर, और इसकी जो रिजर्व प्राइस है वो 1 लाख टेल्स है। तभी आयरन आर्म पवेलियन हेड का जो हेड होता है वो भी बोली लगा देता है 350,000 एक टेल के साथ। तभी गू फैमिली का मास्टर एमसी से पूछने लगता है कि चाइल्डली मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस वाली प्रॉपर्टी का जो क्यूटो ड्रैगन टाइगर ने जो तुम्हें दिया है वो कितना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि 8 लाख टेल्स। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि सिल्वर माइन की कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख टेल्स, लेकिन आखिरकार जो आयरन माइन की कॉस्ट है वो 8 लाख टेल्स क्यों है? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो मास्टर ड्रैगन टाइगर है उन्होंने ऐसा कहा था, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर गू। और वो तुरंत 8 लाख टेल्स की बोली लगा देता है। तभी जो ड्रैगन टाइगर मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है कि 8 लाख टेल्स की बोली लग चुकी है, क्या इसकी बोली को कोई और आगे बढ़ाना चाहेगा? अगर नहीं तो ये ली फैमिली पर बिलोंग करेगी। तभी कुछ लोग ये सिचुएशन देखते हुए काफी ज्यादा खुशफुसाने लगते हैं, आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि जो ली फैमिली का बंदा है वो पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका है, एक आयरन माइन के लिए वो इतना ज्यादा पैसा देने में लगा हुआ है। तभी दूसरे बंदा कहने लगता है मैं और द हायर बिड नहीं करने वाला, आखिरकार एक बेवकूफी होगा जो इतना ज्यादा बिड लगाएगा। तभी वहां पर गू फैमिली का लीडर बोली लगा लेता है और कहने लगता है कि 8 लाख और एक टेल, और ये वाली बोली भी ये गू फैमिली जीत जाती है। और इस सिचुएशन को देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 माइंस को बेचा हुआ है और हमने पूरी की पूरी गू फैमिली को लूट लिया है और हमने 1 मिलियन ज्यादा टेल को हासिल कर लिया है। मुझे इस बात का डर है कि अगली बार इसे ये बेचना चूना लगाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी आती है फाइनल बारी। अब फाइनल में जो डाउनटाउन शॉप होती है उसकी रिजर्व प्राइस 1 लाख रखता है वो बंदा। तभी गू फैमिली लीडर उससे पूछ लगता है कि चार्ली आखिरकार इस शॉप की प्राइस कितनी रखी है उसने। तभी एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम इस शॉप को गिव अप कर दो। तो ये बात सुनने के बाद गू फैमिली का लीडर थोड़ा घबरा जाता है और कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं सच सच बताऊं तो इस जो शॉप की प्राइस है वो एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा हाई है, और अगर मैंने तुमसे कहा इसे खरीदने के लिए तो मेरी जो फ्रेंडशिप है ना गू फैमिली के साथ वो पूरी तरीके से रियूंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। और जब ये बात इसको पता चलती है तो उसका मुंह शॉक के मारा फटा रह जाता है और कहने लगता है कि जो मास्टर ड्रैगन टाइगर है उन्होंने तुम्हें इस शॉप को खरीदने के लिए 1 मिलियन की प्राइस रखने के लिए कहा है। चाइल्ड क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होने में लगा हुआ है? तुम्हें वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बुली करने में लगा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तभी एमसी उससे कहने लगता है ये बात सुनने के बाद मास्टर गू आप ही बताइए, ये कोई ऐसा क्यूटे नहीं है जो कि मुझे मास्टर ड्रैगन टाइगर द्वारा रखा गया है, बल्कि मैं ये सारा का सारा जो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा ली फैमिली के द्वारा ऑक्शन के लिए जमा किया गया था। तभी गू फैमिली लीडर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो इस शॉप को हासिल करने के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मेरी फैमिली के इंटरेस्ट के बारे में तो मुझे सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। तभी गू फैमिली का लीडर सोच में पड़ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही जो शॉप है वो बहुत ही तो स्मॉल है, लेकिन जो शॉप है ना वो सिटी सेंटर के अंदर है, आई मीन सिटी के सेंटर एरिया में है, और अगर इसने वाकई में अपने पूरी की पूरी फादर की बिजनेस को इनहेरिट कर लिया है, उनके टैलेंट इसके अंदर आ गया, तो मुझे इस बात का डर है कि ये मेरे सारे के सारे कस्टमर्स को छुड़ा लेगा मुझसे और गू फैमिली की शॉप के एक भी कस्टमर नहीं बचेगा। लेकिन इतनी ज्यादा छोटी शॉप की प्राइस 1 मिलियन तक पहुंच रही है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? लेकिन तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने मास्टर गू को अभी पूरी तरीके से फंसाया नहीं, उन्होंने अपना दिमाग नहीं बनाया, लगता है कि मुझे इन्हें प्रोवोक करने की, उन्हें गुस्सा दिलाने की ज्यादा जरूरत है। तभी हमारा एमसी बिड रख देता है अपनी और कहने लगता है कि मैं इस शॉप के बदले में 1 मिलियन टेल्स देने के लिए तैयार हूँ, हमारी जो ली फैमिली है वो इस शॉप को लेकर ही हासिल कर ही रहेगी और कोई भी हमसे फाइट नहीं कर सकता। तभी कुछ लोग ये बात सुनकर आपस में खुशफुसाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ली फैमिली के पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बची हुई है, लेकिन चाइल्ड ली को देखो वो किस तरीके से पैसा खर्च करने में लगा हुआ है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि किसे पता, शायद हम लोग बस यहाँ पर सीटें भरने के लिए आए हुए हैं इस ऑक्शन में वैसे भी। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कि हायर प्राइस रखना चाहता है? और हमारा एमसी इस वक्त काफी ज्यादा घबराते हुए उससे कह रहा होता है मन में सोचते हुए, अबे ज्यादा मत सोच, इतना ज्यादा हेजिटेट करेगा तो मेरे ऑफर की एक्सटेंसी हो जाएगी, जल्दी से अच्छा और ज्यादा प्राइस दे 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 दे। और तभी जो गू फैमिली का लीडर होता है वो मान जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये जो फैमिली की जो शॉप है वो ली फैमिली पर जाने वाली ही होती है। तभी चिल्ला पड़ता है 1 मिनट रुको, मैं इससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और इस सिचुएशन में हमारे एमसी के पूरे पसीने छूट गए होते हैं, अगर जो बोली नहीं लगती तो इसे इसके बदले में वाकई में 1 मिलियन देने पड़ते। और इसी बात के साथ हमारा ये ऑप्शन यहीं पर खत्म होता है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि फाइनली ये
कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो चुका है। वैसे भी हम तो यहाँ से खाली हाथ लौटने में लगे हुए हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो गू फैमिली के द्वारा ले ली गई है और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गू फैमिली के लीडर्स ने लेने के बाद काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चाइल्ड ली। अब मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे मास्टर ड्रैगन टाइगर की पूरी प्रॉपर्टी भी हासिल हो चुकी है। लेकिन अगले पे देखता है बगल में तो वहां पर तो हमारा एमसी होता ही नहीं है और शौक में कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ गया। और नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी और वो ड्रैगन टाइगर मास्टर को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो हमारे एमसी से कहने में लगा हुआ होता है कि तुम्हारा आइडिया तो वाकई में बहुत वंडरफुल लग रहा है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग वाकई में इतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, वो भी किसी और से नहीं बल्कि मैं गू फैमिली थे। इस बार ये बात सुनने के बाद एमसी उससे खुश होते हुए कहने लगता कि जो गू फैमिली है वो इस बात के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि उनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा डेवलप करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस पूरी की पूरी कांगार सिटी में, अगर हमारी ली फैमिली यहाँ पर बनी रहती है तो इसलिए वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बाय तो करना ही चाहता था, खरीदना तो चाहता ही था। और हंसते हुए इसे बताने लगता है कि मैंने उस बंदे के साथ प्रिटेंड किया था कि मैं उसके साथ काम करने में लगा हुआ हूँ, आखिर कैसे पता था कि मैं इसका इतना ज्यादा फायदा उठा लूंगा उस बंदे का। भले ही इसने इतनी ज्यादा हाई प्राइस पे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीद ली है लेकिन फायदा तो हमें ही हुआ है। तभी माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो ड्रैगन टाइगर मास्टर उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि प्रीवियसली हमारी जो बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार मैं यहाँ पर मुझे सारी प्रॉपर्टीज में 20% प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि इस बंदे का जो इंटेंशन है वो मुझे बिल्कुल भी पैसे देने की नहीं है। तभी हमारा एमसी वहां पर अपने डब्बे को बंद करता है और वहां से जाने की कहने लगता है। ये देखने के बाद जो ड्रैगन टाइगर मास्टर होता है वो उससे क्या लगता है कि चाइल्ड लिया आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का मतलब क्या है। और एमसी उससे कहने लगता है कि कुछ भी नहीं, हमने प्रीवियसली एग्रीड हुए थे ना कि जो सिल्वर जो जितना भी बॉक्स होगा गोल्ड का और सिल्वर का वो सारे के सारे मेरे हो जाएंगे और मैं अपने पैसों को लेकर यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तभी ड्रैगन टाइगर मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से ये सब ना ले जाने दूं तो आखिरकार तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम गू फैमिली को जाकर बता दोगे कि तुमने उनकी मदद की थी, उस बेवकूफ उन्हें गू फैमिली को बेवकूफ बनाने में मेरी खुद मदद की थी। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारा एमसी भी एक नंबर का टैलेंटेड बंदा है और वो उससे कहने लगता है कि मैं गू फैमिली को तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आर्म रिफाइनिंग पवेलियन को तो जरूर बता सकता हूँ कि जो आर्म रिफाइनिंग पवेलियन है वो काफी समय से पूरे के पूरे हम लोगों को खत्म करना चाहता था और हमारी जो ली फैमिली है वो वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगी, लेकिन अगर हम लोग पूरी तरीके से तबाह होते हैं तो एक बात का ख्याल रखना कि आप भी हमारे साथ पूरी तरीके से तबाह हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन टाइगर मास्टर की फटके 64 हो जाती है, 164 हो जाती है और वो घबराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है पसीना पसीने के साथ, अगर आर्म रिफाइनिंग पवेलियन को इस बारे में पता चल गया कि हमारी मेन है और ली फैमिली ने मिलकर गू फैमिली को इतनी बुरी तरीके से लूटा है तो ड्रैगन टाइगर जो माउंटेन है ना वो काफी तो परेशानी में पड़ जाएगा। लगता है कि हमारे जैसा प्लान किया था वैसा ही करना पड़ेगा और इस बंदे ने सबको सोच समझ के रखा हुआ है। और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो जोर से हंसते हुए मजाक करते हुए कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था ब्रो, तुम्हें चिल मारने की जरूरत है यार। और जल्दी से अपने सर्वेंट को बुलाकर कहने लगता है कि जाओ वो चाइल्ड ली को मदद करो इस बॉक्स को उठाकर उसके घर पर पहुंचाने के लिए। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मेरे पास इतना ज्यादा अमाउंट में पैसा आ चुका है तो अब मुझे स्टार्टअप कैपिटल है वो मेरे पास इकट्ठा कर लिया है मैंने और अब मैं पूरी पूरी ली फैमिली को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। अब बस मेरी ली फैमिली ग्रो होने वाली है, वो ज्यादा दूर नहीं है वो सपना पूरा होते हुए। और अगले सीन में काफी ज्यादा पैसा उस चाइल्ड ली के घर में पड़ा हुआ होता है। तभी उसका बटलर आकर उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा गोल्ड सिल्वर क्या कर रहा है। तभी एमसी अपने बटलर को समझाता है और उससे कहने लगता है कि ये सारा का सारा पैसा अब हमारे बिलोंग करता है और तुम जाओ और सारे के सारे पैसे को अकाउंट बुक में लिख के रख दो। और बटलर भी कहीं एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपना पूरा का पूरा पैसा पूरी की पूरी दम लगा दूंगा इस पूरे के पूरे पैसे को गार्ड करने के लिए ली फैमिली में। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि गार्ड आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये बात सुनने के बाद बटलर सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि मैं तो सारे के सारे पैसे को वेयर हाउस में पटकने वाला था और काफी सारे लोगों को गार्ड करने के लिए लगाने वाला था और मैं इन पैसे का इस्तेमाल तब तक नहीं करने वाला जब तक सारे के सारे कीमत बदल ली जाती है इसकी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं 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 मैंने ये पैसा इसलिए नहीं कमाया है कि तुम यहाँ पर इसे बस गार्ड करके छोड़ दो और तुम इसकी सुरक्षा करो, नहीं हम इस पूरे पैसे का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरीके से। और एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जबकि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत भी होनी चाहिए कि तुम इन्हें इन्वेस्टमेंट कर सको और अगर तुम्हारे पास अच्छे मौके हो तो तुम उन मौके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है कि हमें अपना खुद का यूइंग पवेलियन स्टार्ट करना चाहिए। तभी नेक्स्ट डे में हमारे एमसी को ये योंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक ऐसा पवेलियन है, सीधे शब्द में कहो तो ये एक ब्रूथल है जहाँ पर लौंडे लोग अपनी हवस को मिटाने के लिए जाते हैं। अब समझ गए होगे ना, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता नहीं तो भाई स्ट्राइक पड़ गए तो कांड हो जाएगा। और जब हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है तभी एक लड़की हमारे एमसी के पास तरफ आती है और उससे कहने लगती है कि चाइल्ड ली तुम वाकई में काफी ज्यादा समय बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जो गर्ल्स थी तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा मिस करती है। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बॉडी का जो असली ओनर था वो वाकई में एक नंबर का बेवकूफ था, वो हमेशा पूरे के पूरे दिन भर ट्रक में रहा करता था। अब लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर इस बॉस का जो ट्रस्ट है वो अपने ऊपर बनवा सकता हूँ। तभी जो बॉस होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस लड़की को चुनना चाहोगे पूरे के पूरे चुओजोंग में, इस पूरे इलाके में चुआन होंग को या फिर जी जुआन को।
तभी हमारा एमसी भी और ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितनी भी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, सभी की सभी ब्यूटीफुल दिखने वाली लड़कियों को मेरे पास बुला लो। आज मैं सभी के सभी लोगों को साथ एक साथ मजे करूंगा। समझ रहे हो गाइस? भाई इतना बॉडी भी नाइस की, खैर मजाक से हटके। तभी ये देखकर वो बॉस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे क्या लगती है कि चाइल्ड लिली, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज्यादा जनरेशन हो रहे हो, जनरस हो। और सभी की सभी गर्ल्स को वो एक एक करके बुलाने लगती है और हमारे एमसी की आंखें नीचे टपक रही होती है उन सभी की सभी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखने के बाद, और कहने लगती है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी हुई हैं वो एक से बढ़कर एक ब्यूटी है, लेकिन सारी की सारी जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी की सभी प्रोस्टिट्यूट है। ये कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है। और तभी हमारा एमसी उन सभी से कहने लगता है कि हे मैडम, मैं इन सभी की सभी लड़कियों को आज रात के लिए बुक करना चाहूंगा। भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7, भाई साहब कितना करेक्ट, कैसे भाई क्या है। और जब ये बात इस बॉस को पता चलती है ना तो उसका मुंह शौक के मारे फटा का फटा रह जाता है, और हमारा भी। तभी हमारा एमसी इसको इतना शौक दिखता है तो वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बात का डर है कि मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी मैडम उससे कहने लगती है कि मेरे कहने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, वह सभी के सभी काफी स्किल्ड है बेड में। समझ गए ना किस चीज में स्किल्ड है। तो मुझे इस बात का डर है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम इन्हें जेल भी पाओगे। और अगले ही पल हमें सभी की सभी लड़कियों को हमारे एमसी के रूम में आते हुए दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने में लगी हुई है। खैर इनका काम ही यही है, और उनसे कह रही है कि चाइल्ड लिली, मैंने तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा मिस किया है। तभी पीछे से एक लोली टाइप की आती है और उससे क्या लगती है कि चाइल्ड लिली, तुम सबसे पहले मुझे ठोकना। और ये सारी की सारी बकवास सुनने के बाद हमारा एमसी की तो बैजी ट्रक निकल पड़ी होती है और वो सबसे पहले सभी लोगों को रोक देता है वहीं पर। और वो उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे आज रात को मेरे को सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ मैटर डिस्कस करना चाहता था। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम पूरी की पूरी जिंदगी भर कई सालों से इस यूयोंग पवेलियन में अपनी बॉडीज को बेचते हुए आने में लगी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो बॉस है वो ज्यादा पैसा रख देती है, बल्कि वो जो पैसा तुम्हारे द्वारा कमाया गया है इतना ज्यादा हार्ड मनी, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे साथ गलत होने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो सभी की सभी लड़कियां रोने लगती हैं और रोते रोते कहने लगती हैं कि आखिरकार हम जैसी प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी इंसाफ नहीं है। चाइल्ड लिली, आखिरकार तुमने हमारे इस पॉइंट को मेंशन क्यों किया है? तुमने तो हमें रुला दिया पूरा। तभी एमसी उसे शांत कराते हैं उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो आया हूँ। तभी वो लड़कियां उससे कहने लगती हैं, क्या तुम मुझे हम लोगों सभी लोगों को यहाँ पर खरीदने वाली हो क्या? तभी एमसी उससे कहने लगता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चुराने वाला हूँ और तुम सभी को आजाद करने वाला हूँ। और इंडिट्यूट्स का मतलब है इनके जो साइन किए डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं वो। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उन्हें चुराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो हमेशा से वो जो बॉस है ना वो हमेशा अपने पास ही रखती है, और उनका जो लवर है वो 8th लेवल पर मॉडल स्पिरिट रियलमी के, तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है उससे जीतने के लिए। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये तो एकदम से मेरे लिए बच्चों वाला चीज है, मेरे को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है और कुछ कहने लगती है। ये बात इसको देखते हुए इस तरीके से हमारा एमसी घबराने लगता है और सरप्राइज होते कंफ्यूज होते उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा हेजिटेट क्यों करने में लगी हुई हो, क्या तुम आजाद नहीं होना चाहती हो? तभी वो लड़की झुक जाती है और अपने घुटनों के बाद उसके साथ अपना सर झुका देती है और उससे लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चाइल्ड लिली, जो आप हमारे बचाना चाहते हैं और हम इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं। और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि हम जब से छोटे हुआ करते थे तभी हमें यहाँ पर उन लोगों के द्वारा बेच दिया गया था, तो अब हमारे पास अपनी बॉडी को बेचने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम अपना पेट पाल सके, और बिना किसी मैन की भी तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना। तभी एमसी हंसते हुए उन सभी को समझाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी के मैटर के बारे में सोच लिया है कि हमारा जो ली फैमिली है वो जल्दी एक नया ब्रूथल खोलने वाली है और तुम वहाँ पर वर्क कर सकती हो। और जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है तो वो वहाँ पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है गुस्से में, हाँ तुम बस हमारा फायदा उठाना चाहते थे अपने लिए पैसा बनाने के लिए, अगर यहाँ पे काम करे या फिर हम तुम्हारी जगह काम करें, दोनों में डिफरेंस क्या बनता है? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुमको जरा मेरी बात तो सुन लो यार, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे लिए किसी भी तरीके का एंटिटी जाने की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, बल्कि मैं तुम्हारे जितनी भी अर्निंग्स होती है हम उनका सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है? ये पॉसिबल है। तभी हमारा एमसी उसको समझाता है और उससे कहने लगता है कि जो हमारी ली फैमिली है वो तुम सभी का सम्मान करेगी, और इसी रिजल्ट के तौर पर तुम भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाओगी जब तुम अपने गेस्ट को अच्छी तरीके से ट्रीट करोगी तो, और या फिर उन्हें सर्व करोगी। अरे यार इतना ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है कुछ लोग पूछेंगे जरूर, लेकिन रहने दो यार, इतना डीप में जाऊंगा तो कंटेंट बदल जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। और तुरंत सारी की सारी लड़कियां मान जाती हैं, और इतना ही नहीं, मानने की बजाय अपने एमसी पर चढ़ बैठती हैं और उससे कहने लगती है कि चाइल्ड लिली प्लीज आप मुझे मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इन सभी की सभी लड़कियों के बदले में जो कि इस यूजिंग पवेलियन में काम करती हैं, आज मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। आप सर्व करने से मतलब समझ ही गए होगे कि आज तो भाई इसके कभी जन्नत मिलने वाली है। और सारी की सारी लड़कियां हमारे एमसी पर चढ़ बैठती हैं और उससे कहने लगते कि आज रात को हम तुम्हें सर्व करेंगे, अब तुम एंजॉय करो बस। लेकिन हमारा एमसी डायरेक्ट मना किए जा रहा होता है कि तुम ऐसा मत करो यार प्लीज। और इस तरीके से काफी समय गुजर जाता है और तभी हमारा एमसी जैसी कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है।
और इसकी पूरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई होती है और इसके चेहरे पर कितना ज्यादा किस के साइन पड़े हुए होते हैं। और मैं बाहर से निकलते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल चुका है, मुझे अभी भी यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट काम है जो मैं करना चाहता हूँ। और तभी वो एक कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पर अंदर से किसी के सोने की आवाज आ रही होती है और वो बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस जाता है। और सामने उस पवेलियन की जो बॉस होती है, उसकी बॉस के हाथ में जो बॉक्स होता है, उन बॉक्स को देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि जो साइन किए डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरी इस बॉक्स में मौजूद होंगे। लगता है कि इस पवेलियन की जो बॉस है वो वाकई में बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोने में लगी हुई है। और जब हमारे एमसी इस प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से कोई आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हमारे यंग पवेलियन से कुछ चुराने की, क्या तुम मरना चाहते हो? एमसी पीछे मुड़कर देखकर उससे कहने लगता है कि मैं बाकी में तुम्हें पीटने के लिए काफी ज्यादा इनफ हूँ और मुझे ये सब चुराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो हमारा एमसी उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देखने के बाद उस बंदे की फटकर चौसठ हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में एक नंबर के बेवकूफ हुआ करते थे, तो आखिरकार तुम्हारा पंच इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? तभी एमसी पीछे से जाकर पकड़कर उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है? वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वरना मैं अपनी पूरी पूरी जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तभी एमसी घबराते डराते हुए उससे भारी आवाज में कहने लगता है कि मैं तुम्हारा उस मार्शल स्पिरिट को देखने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। तभी वो बंदा अपनी मार्शल स्पिरिट को बढ़ाता है और वो कुछ और नहीं बल्कि में डॉग बीटिंग स्टिक होती है और वो हमारे एमसी को मारने के लिए अपनी स्टिक को ऑर्डर दे देता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टिक का एक्सपर्ट है ना, मंकी किंग, वो वहां पर आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने एंसेस्टर को इस तरीके से बुली कैसे कर सकते हो? और तभी उस डॉग स्टिक को उस बंदे के मुंह में घुसेड़ देता है जिससे कि उस बंदे की वहीं पर मौत होती है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। तभी हमारा एमसी अपनी उस बॉस को देखता है तो पता चलता है कि वो बॉस तो वहां से गायब हो चुकी है और खिड़की की दूसरी तरफ देखता है वो वहां से भागने में लगी हुई होती है और कहने लगता है कि जो ये जरूरी भागकर गू फैमिली के पास जा रही होगी मदद मांगने के लिए, मैं इसको जहाँ से जाने जाती हुए नहीं देख सकता। तभी मंकी किंग हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक नई स्किल सिखाना चाहता हूँ और वो तुरंत उसे धक्का दे देता है जिससे कि वो उस खिड़की से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही नीचे गिरता है हमारा एमसी तो वो एमसी अपने आप को एक बहुत ज्यादा मुलायम से चीज पर बैठा हुआ पाता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो समरसॉल्ट क्लाउड है ना, वही गोकू वाली, जिसको देखकर मंकी किंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारी ऐसी स्किल्स है जिन्हें तुमने अभी तक अनलॉक नहीं किया है। और हमारा एमसी उस मैडम का पीछा करने लगता है जो मैडम वहां से अपनी जान बचाकर भागने में लगी हुई होती है और एमसी पीछे से चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैडम आखिरकार आप इतनी रात को इतनी तेजी से कहाँ भागते हो जा रही हो? आपका जो लवर है वो आपके बेडरूम में इंतजार करने में लगा हुआ है आपका। तभी अचानक से वो मैडम रुकती है और हमारे एमसी से माफी मांगते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, आप जो चाहे जैसा चाहे इन कॉन्ट्रैक्ट को ले जा सकते हो लेकिन आप मुझे मत मारो प्लीज। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो ये जरूरी मेरे बारे में गू फैमिली पर कंप्लेन कर देगी और उसके बाद हमारी जो ली फैमिली है, जो गू फैमिली है, वो एनिमीज बन जाएगी। तभी वो मैडम उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें वाकई में और भी कुछ चाहिए तो तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें आज रात को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। ये सोचते हुए हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और वह अपनी आंखों को ढकते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे वाकई में बहुत ज्यादा बीमार कर रही हो, मेरा दिमाग खराब करने में लगी हुई हो, अपने कपड़ों को शांति से पहन लो और मुझसे जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहो। और हमारा एमसी पीछे मुड़ जाता है और उस पीछे मुड़ते हुए वो औरत इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना चाकू निकाल कर बाहर कर लेती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वो यहाँ से जाने की बजाय पर हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। तभी हमारे एमसी को ये मौका मिल जाता है और वो कहने लगता है कि फाइनली अब मेरे पास अच्छा रीजन है तुम्हें मारने का। और यहीं पर उस औरत को हमारा एमसी वहीं पर मार देता है और उससे कहने लगता है कि तुम अंडरवर्ल्ड में जाकर अपने लवर से जाकर मिल सकती हो। और नेक्स्ट सीन में कहानी शिफ्ट होती है ब्यूटीज पवेलियन पर। यहाँ पर हमारे एमसी ने अपना खुद का पवेलियन खोल लिया है। तभी उसका बटलर उससे कहने में लगा हुआ था, चाइल्ड लिली तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने अपना खुद का ब्रूथल को ओपन कर लिया है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो पता चलता है कि उनके ब्रूथल में कोई भी गेस्ट नहीं मौजूद है और वो सोचते हुए अपने बटलर को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि ली से जल्दी से सभी के सभी लोगों को जाकर इकट्ठा करो और एक स्टेज को सजाओ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इवेंट होस्ट किया जाए और मैं चाहता हूँ कि हमारे पवेलियन की सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को यहाँ पर मैं चूज करूंगा। और वो बटलर मान भी जाता है। तभी वो अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी गर्ल होगी, जो भी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल होगी उसे टॉप पर खड़ा कर कई सारे लोगों के बीच में एक गुलदस्ता फेंकने के लिए बोला जाएगा और जो भी उस गुलदस्ते को पकड़ेगा वो अकेला बंदा उस ब्यूटीफुल लड़की के साथ सोएगा एक रात के लिए। और ये सारे के सारे वर्ड्स को तुम फैला दो पूरे के पूरे इलाके में। ये बात सुनने के बाद बटलर भी एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, ये सब काम करने के लिए तुम्हें खुद की जरूरत नहीं है, ये सब तुम अपने इंसानों अपने जो सर्वेंट होते हैं ना उन पर छोड़ सकते हो, जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि चाइल्ड लिली क्या यहाँ पर ऐसी चीजें जो मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? तभी वो उससे पूछ लगता है कि अब जबकि मैं वाकई में इन प्रोस्टिट्यूट का इंट्रोड्यूस यानी कॉन्ट्रैक्ट का छुड़ा सकता हूँ, तो क्या मैं ब्लैक स्मिथ के जितने भी लोग हैं जो कि आयरन पर लेकर काम करते हैं, मैं उन लोगों की चीज को भी चुरा सकता हूँ क्या? ये बात सुनने के बाद वो जो बटलर होता है वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि चाइल्ड लिली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम पूरी तरह से क्रेजी हो चुकी हो, तुम्हें पता भी है कि जो आर्म्स हैं वो सबसे ज्यादा
प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो भी स्प्लिट मार्शल कंटिनेंट में हमारे, और यहाँ के जितने भी ब्लैक स्मिथ है वो सभी के सभी स्किल्ड लोग हैं जो कि आर्म्स को फॉर्ज करते बनाते हैं, और काफी समय से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आर्म रिफाइनिंग पवेलियन की, और तुम इस फैक्ट को बिल्कुल ही बदल नहीं सकते हो। अगर तुम भले ही वो चीज मिल जाए, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही मिल जाए ना, फिर भी तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ ये कुछ और नहीं बल्कि मैं टेक्निकल मोनोपोली है। ये बात सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है बटलर। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार ये चीजें कितनी ज्यादा कठिन हो जाती है मेरे लिए, लेकिन आखिरकार मैं हमेशा कोई ना कोई ब्रेक थ्रू या फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। मेरी मदद करो जाकर उस मिस्टर वू के बारे में इंक्वायर करने के लिए, और आखिरकार वहां पर जो ब्लैक स्मिथ का इंचार्ज है उसके बारे में। तभी बटलर उससे कहने लगता है जहां तक कि उसकी जो डॉटर है वो भी आर्म्स रिफाइनिंग पवेलियन में काम करती है और उसी के अंडर में काम कर रही है, चाइल्ड ली। क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा? मेरा कहना है कि तुम तो इस पे गिव अप कर दो तो बेटर रहेगा। तभी एमसी देखकर सुनने के बाद कहने लगता है कि जो आर्म रिफाइनिंग पवेलियन है वो अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए और टैलेंट्स को अपने पास बनाए रखने के लिए कोई भी एफर्ट को छोड़ता नहीं है। खैर ये सब भूल जाओ, अब मैं ये काम खुद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर वू के साथ एक अपॉइंटमेंट रखो, मैं उनसे जाकर मिलना चाहता हूँ। तभी बटलर उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं ज्यादा देर तक इस काम के लिए स्टिंग नहीं होने वाला, मैं आप सभी के लिए फैंसी रेस्टोरेंट बुक करूंगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग हमें नोटिस करें। तभी बटलर उससे कहने लगता है तुम तो वाकई में सच हो, अगर आर्म रिफाइनिंग पवेलियन के बारे में पता चल गया कि हमारी आंख मिस्टर वू पर है, हमारी नजर, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मैं इस बारे में तो सपा भूल ही गया था मास्टर। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली मिस्टर वू से मिस्टर जो वू है उनके घर पर जाकर मिल लूंगा। लेकिन बटलर उससे कहने लगता है कि अगर मास्टर आप ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा चाइल्ड, अगर हमने ऐसा किया तो शायद वो सोच सकता है कि हम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तभी एमसी उसे समझाता है और शांत करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का मेरा प्लान है, तुम बस बैठो और इंतजार करो। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी उस मिस्टर वू के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है कि मिस्टर वू आपके ये सब करने का क्या मतलब है? यहाँ पर चाइल्ड ली आपसे खुद मिलने के लिए आया हुआ है, तो आप यहाँ पर चुपके चुपके से क्यों फिरने में लगे हुए हो? तभी हमारा एमसी अपने बटलर को पीछे फेंकते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हमारे बटलर के लिए इस तरीके से व्यवहार कर रहा है आपसे मिस्टर वू, आपको इस सब के इनकी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी ने भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। तभी मिस्टर वू उससे कहने लगता है कि चाइल्ड ली आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी सिचुएशन को समझते हैं। तभी एमसी जब उस घर की हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, शॉक होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, भले ही जो मिस्टर वू है वो सभी के सभी ब्लैक स्मिथ आर्म रिफाइनिंग पवेलियन में इंचार्ज है ब्लैक स्मिथ का, लेकिन इसकी जो फैमिली है वो वाकई में बहुत ज्यादा गरीब है। इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ, अगर तुम दूसरों के लिए काम करते हो तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। तभी वो मिस्टर वू हंसते हैं और वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि हमारी फैमिली वाकई में बहुत ज़्यादा गरीब है, तो मुझे इस बात का डर है कि हमें आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता चाइल्ड ली, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब जबकि ये हमारी पहली मीटिंग है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशलिटीज लेकर आया हुआ हूँ, तो हमारी तरफ से फ्रेंड के तौर पर एक गिफ्ट के तौर पर इसे रख सकते हो। तभी जो बटलर होता है वो एक बैग देकर उन्हें गोल्ड दिखाने लगता है, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है वो बंदा, बटलर की जो चाइल्ड ली है वो वाकई में बहुत ज़्यादा वर्ल्डली है, और जो स्पेशलिटीज की बात करने में लगा हुआ है वो कुछ और नहीं बल्कि मैं हमारी ली फैमिली के गोल्ड वार है। इसे देखने के बाद वो मिस्टर वू काफी ज्यादा चौंक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि मैं इसे नहीं ले सकता चाइल्ड ली, मैं समझ सकता हूँ कि आपके कहने का क्या मतलब है, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं यंग मास्टर जो अदर पवेलियंस है ना, जो अदर फैमिलीज है, मैं उनके यंग मास्टर को ऑफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बाकी की जो हमारी जो पूरी जो ब्लैक स्मिथ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आर्म रिफाइनिंग पवेलियन की, और एक बार अगर मैंने उन्हें स्मगल करने की कोशिश की तो मैं उनका रूल को तोड़ दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा डरावनी चीज तो ये है कि मेरी जो फैमिली है उसे मार दिया जाएगा किसी कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मिस्टर वू आपको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है ये चीज, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मेरे पास खुद का रास्ता है कि मैं किस तरीके से आपकी फैमिली को सुरक्षित रख सकता हूँ। पूरी की पूरी कांगड़ सिटी में आजकल के दिन कुछ बिल्कुल भी शांति से नहीं गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो ली फैमिली है, गुओ फैमिली है, वो एक दूसरे से फाइट किया था उन लोगों ने, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैटर और ज्यादा खराब हो गई तो मास्टर ड्रैगन टाइगर है ना, उन्होंने कई सारे ऑब्स्टिकल्स मेरे रास्ते में बिछा रखे हैं। अगर जहाँ पर पूरी की पूरी सिटी में आग जलती है तो आसपास के जितने भी लोग रहते हैं इनोसेंट लोग, उन्हें भी चोट पहुंचेगी, और इस घमासान युद्ध के दौरान ये कोई बुरी बात नहीं होगी या फिर कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी यहाँ पर अगर कुछ ब्लैक स्मिथ मारे जाते हैं तो। सही कहा ना मैंने? ये बात सुनने के बाद मिस्टर वू से कहने लगता है चाइल्ड ली आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब है कि वे वहाँ पर यह झूठी रिपोर्ट करूँ कई सारे ब्लैक स्मिथ यहाँ पर मारे गए हैं, अगर कांगजुओ के प्रोविंस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं इस मैटर के बारे में उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो क्या मैं गू फैमिली और गुओ फैमिली से बचकर निकल सकता हूँ? तभी एमसी हंसते हैं, उससे क्या लगता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम सारा का सारा ब्लेम ली
ली फैमिली पर पुट कर सकते हो। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा, जो भी ब्लैकस्मिथ हमारे पास आएंगे उनकी फैमिलीज होनी चाहिए और इसको ऐसा कहेंगे जैसे कि वो ली फैमिली में सेटल हो गए हो। तभी मिस्टर वू मन में सोचते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं थोड़ा बहुत सोच के तुम्हें बताता हूँ। और हमारा एमसीयू की तरफ देखता है तो कहने लगता है मन में सोचते मिस्टर वू वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा सावधान बंदे हैं। लगता है कि मुझे इन्हें अपने लिए वर्क करने के लिए मनाना ही होगा, एक बार कॉर्पोरेशन डन हो जाएगी तो। लेकिन उसके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है, तो वो हमारे एमसी को डायरेक्टली मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मैं बस कुछ नहीं, एक तुच्छ सा इंसान हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। इसको देखते हुए हमारे एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ था, मैं गलत था। ये वाकई में बहुत ज्यादा डरपोक बंदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये इतना गरीब बंदा है। और अगर जिस बंदे के पास हिम्मत नहीं है वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता और उसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तभी मिस्टर वू उससे कहने लगता है कि चैटली, ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर इस जगह को छोड़कर जल्दी से चले जाओ। तो तभी वो बटलर अपनी पोटली को उठाता है और चार्ली से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी एमसी कहता है मैं यहाँ से नहीं जा रहा जे। तभी बटलर ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शौक से भर जाता है। तभी वहाँ पर उस मिस्टर वू की डॉटर बाहर निकलती है और वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि डैड डैड, जहाँ पर जल्दी आइए, जो मॉम है वो मरने वाली है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है। जहाँ पर वो मिस्टर वू अपनी वाइफ के पास आता है तो देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हैं। मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, लगता है कि अब ये बंदा हमारे साथ जरूर कोऑपरेट करेगा। तभी वो मिस्टर वू की जो डॉटर होती है उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे क्या लगता है लिटिल गर्ल, तुम्हें बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद को बचा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे क्या लगता है क्या ये बात सच है। और तभी हमारा एमसी मिस्टर वू से कहने लगता है कि भले तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए एग्री हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी ली फैमिली के द्वारा तुम्हें एक डॉक्टर भेज दिया जाएगा जिससे कि कल तुम्हारे वाइफ का ट्रीटमेंट हो जाएगा और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं करने वाला, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं देख सकता कि तुम्हारी वाइफ को इस तरीके से मरते हुए, वो भी अपनी आंखों के सामने, इसलिए मैं बस ये तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। और तभी वो अपने बटलर से कहने लगता है कि हमें चलना चाहिए। तभी मिस्टर वू मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं चार्ली ली के बारे में वाकई में बहुत ज्यादा गलत सोचने में लगा हुआ था। ये वाकई में कीमत वाली बात होगी अगर मैं रिस्क लेता हूँ थोड़ा बहुत चार्ली ली के लिए। तो तभी बटलर अपनी पोटली को वापस ले ही जा रहा होता है। तभी एमसी उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि सभी के सभी गोल्ड बार्स को वहीं पर छोड़ दो। तभी बटलर उससे कहने लगता है लेकिन ये बंदा तो हमारे साथ कोऑपरेट करने वाला ही नहीं है, तो आखिरकार हम इन चीजों को यहाँ पर क्यों छोड़कर जाएं। तभी एमसी से समझाता है और उससे क्या लगता है कि किसने कहा कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तुम फटाफट से इन चीजों को यहाँ पर रखो, ये बंदा हमारे साथ जरूर कोऑपरेट करेगा फ्यूचर में। तभी बटलर उससे पूछने लगता है कि चार्ली, मुझे आपकी एक ही बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तभी हमारा एमसी से समझाता है और उससे क्या लगता है खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ तुम्हें सब बताते बताते, तुम बस मुझे फॉलो करो। और अगले ही पल मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो बटलर होता है वो हमारे एमसी को चिल्लाते हुए उसे बुला रहा होता है। तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ बटलर। तभी बटलर उसे बताने लगता है कि जो मिस्टर वू है उन्होंने अपने टॉप 10 के जितने भी ब्लैकस्मिथ हैं वो सभी के सभी हमारे पास भेज दिए हैं और उनकी लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है, जो सभी के सभी आपसे मिलना चाहते हैं। तभी एमसी बटलर से कहने लगता है देखा, मैंने कहा था ना कि वो ऐसा जरूर करेंगे। तभी बटलर भी उससे एग्री हो जाता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है गू फैमिली के लीडर पर, जहाँ पर वो अपनी मीटिंग में बैठा हुआ होता है, वो अपनी रिपोर्ट दे रहा होता है। एल्डर उससे कह रहा होता है कि मास्टर गू सब कुछ क्लियर होने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यी होंग पवेलियन का जो बॉस है वो अचानक से डिसअपेयर हो चुका है और उसकी डिसअपेयरेंस के साथ साथ ब्लैक स्मिथ भी यहाँ पर जो आर्म रिफाइनिंग पवेलियन के वो भी अचानक से गायब होने लगे हैं। ये सारी की सारी घटना चार्ली ली के द्वारा प्लॉट की गई है, क्योंकि ली फैमिली के बाद काफी ज्यादा पैसा आने में लगा हुआ है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने में लगा हुआ है। मास्टर गू, हमें लगता है कि हमें ली फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वरना जो गुस्सा है ना हमारे दिलों में वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और कुछ ना उल्टा सीधा कर बैठेंगे हम लोग। तभी वो कहने लगता है कि भले ही जो गूप ब्याह हुआ है वो काफी ज्यादा यूजलेस है, आई मीन ज्यादातर रेकलेस होता है, लेकिन मैं इसकी बात से एग्री हूँ। दूसरा बंदा कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ली फैमिली का बंदा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है। हम किसी भी क्रोकोडाइल को, किसी भी मगरमच्छ को पेट के तौर पर नहीं पाल सकते हैं, हमारी ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होगी। तभी गू फैमिली का लीडर खड़ा होता है, उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, ये बंदा कुछ ज्यादा ही दूर जाने में लगा हुआ है, हम पूरी की पूरी ली फैमिली को एक्सटिमेट कर देंगे, वो भी आज के आज। और वो अपने सभी के सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करने लगता है और वो कहने लगता है कि हमारे पास यहाँ पर 3 वॉरियर्स है हॉली स्पिरिट रियलमी के, और कई सारे डजन्स वॉरियर्स है जो कि 9th लेवल ऑफ मॉर्टल रियलमी पर है, मॉर्टल स्पिरिट रियलमी पर है। हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, हम उन्हें मारने के लिए काफी रहेंगे, वो भी 3 बार। और वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर हमारे एमसी घर की तरफ बढ़ पड़ता है। और अगले सीन में वे लोग ली मैंसन के घर के पास पहुंचकर बहुत जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं और कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से मार दूंगा। तभी गू फैमिली के लीडर उसे शांत करता है। ये देखकर वो बंदा कहने लगता है क्या हुआ मास्टर गू, आखिरकार मुझे आप इंतजार करने के लिए क्यों कह रहे हो। तभी वो वहाँ पर वहाँ का माहौल देखने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं आज, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वह सभी के सभी जांग लिनजेन है जो कि लिनशान सिटी से है, मिस्टर लिन है जो कि सेकंड इन कमांड है हिशियो सिटी से, और जुओ फेंग है जो कि हुदंग सिटी से है। आखिरकार ये पावरफुल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और मास्टर गू समझ जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये बंदा आई मीन जो चार्ली ली है वो ये सब इसका स्कैम है,
मुझे इस बात का डर है कि हम लोग अपने प्लान को आज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अब हमें वापस जाना चाहिए। मैं इस बंदे से खुद जाकर पर्सनली मिलूंगा। तभी एमसी उसको बुलाकर उससे कहने लगता है कि मास्टर गु, आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तभी मास्टर गु उससे कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? तुम यहाँ पर इतने सब लोगों को इन्वाइट किया है, पावरफुल लोगों को इन्वाइट किया है कांगड़ सिटी के, लेकिन मुझे छोड़ दिया है, क्यों? तभी एमसी उससे कहने लगता है क्या वाकई में हमने गु फैमिली को इन्विटेशन नहीं भेजा है क्या? तभी वो अपने पावरफुल हॉली स्पिरिट बंदे को अपने पास बुलाता है और उनसे कहने लगता है क्या तुम्हें आखिरकार तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर को कैसे भूल सकते हो? तुम्हें इतने छोटी मोटी चीजें को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। और वो समझ कर कहने लगते हैं कि यह चैडिली हम लोग समझ चुके हैं। तभी एमसी उससे माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि वो लोग अभी नए हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा उनके केयरलेसनेस के लिए। और मन में सोचते हुए मास्टर गु कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों टॉप वॉरियर्स है हॉली स्पिरिट रियलमी के, लेकिन वह इस बंदे को फॉलो करने के लिए तैयार है। लगता है कि जो ली फैमिली है वो वाकई में कई सारे टैलेंट्स भरे पड़े हैं उनके। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि चैडिली हमने देखा है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पेक्टल चीजें हैं जब हमें सिटी में एंटर किए थे जो कि नई नहीं है, हमें अपने प्लान के बारे में बताओ। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितना भी प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार है आप सभी के साथ। अब जबकि मास्टर गु भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं सभी को अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो भी अच्छी तरीके से। और तभी वो अपने बटलर को बुलाता है और कहने लगता है कि तुम सभी को अपना अकाउंट बुक दिखा दो। और जैसे वो अकाउंट बुक देखते हैं तो वहाँ पर 150,000 टेल्स डेली का कमा रहे हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तभी हमारा एमसी अपनी बढ़ाइयां मारता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कसिनो खोल रखे हैं, ब्रूतल खोल सके हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका हो। और मैंने जितने भी खोल रखे हैं वो सभी के सभी गेस्ट को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी कसिनो है और जो ब्रूतल्स है वो 1.5 लाख जितने सिल्वर टेल्स को डेली का कमाता है। अगर क्या होगा अगर यहाँ पर 2 या फिर 3 कैसीनो या फिर और भी ब्रूतल्स खोल जाएं तो? ये सुनने के बाद मिस्टर गूस से कहने लगते हैं कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर तुम कितने ज्यादा कैसीनो और कितने ज्यादा ब्रूतल खोल लेते हो इस पूरी की पूरी सिटी में, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है ना लोगों की वो काफी ज्यादा कम है। तो आखिरकार तुम इन सभी के लोगों को यहाँ पर कैसीनो और ब्रूतल्स खोलने के लिए क्यों कह रहे हो? हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा पैसा भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो तभी एमसी उससे कहने लगता है कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रखी है, यहाँ पर मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो बिजनेस करने की जो फिलॉसफी है मैं उसके बारे में आप सभी को बता सकूं और आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर सको। तुम्हें पता है इसके बारे में? ये बात सुनने के बाद मास्टर गूस से कहने लगता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो चैडिली है वो इतने ज्यादा जनरस होगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रपोज है वो क्या है। मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ ना कुछ तो नया सिखा ही पाओगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो मेरी बिजनेस फिलॉसफी है वो कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि मैं इन्हें कुछ शब्दों में तुम्हें बता सकता हूँ। और तो और जो फ्री की चीजें होती हैं वो लोग हमेशा उसे फ्रॉड ही समझते हैं मास्टर गु। आप समझ सकते हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है? ये बात सुनने के बाद मास्टर गु मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा अब क्या प्लान करने में लगा हुआ है, इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तभी एमसी अपनी डिंगे हाँकता है और उससे कहने लगता है कि मेरे पास आप सभी के लिए ऐसा प्रपोजल है जिससे कि आपको विन विन की सिचुएशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप सभी के सभी लोग मुझे हर साल 30,000 टेल्स दोगे और हम लोग आपको आपका बिजनेस चलाना सिखा देंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये बात सोचकर वो बंदा एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आप आखिरकार अगर हम लोग बिजनेस फिलॉसफी सीख जाते हैं तो हम लोग अपना पैसा खुद बना सकते हैं। ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। ये वाकई में बहुत रेयर बात है चैडिली के लिए, हमें इस तरीके से कंफ्यूज करना, यही हमारा अच्छा मौका है पैसा कमाने का। तभी मास्टर गु वहाँ पर चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि तू ब्रेड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें लगता है कि हम लोग इस बात पर भरोसा करेंगे? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और वह सभी के सामने चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर 30,000 टेल्स कोई छोटे मोटी अमाउंट नहीं होती है और तुम्हें इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, उन लोगों को सिखाना भी पड़ेगा लोगों को। और अगर वहाँ पर वो लोग नहीं सीख पाते हैं तो हमारा जितना भी पैसा था वो बर्बाद हो जाएगा। और तो और इतना ही नहीं, अगर हमारे यहाँ पर इस सिटी में बहुत ज्यादा ब्रूतल्स और कसिनो खुल जाते हैं तो कई सारे गेस्ट इधर उधर जाने लगेंगे और हमारे उस ब्रूतल में बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर 5 या 10 ब्रूतल या फिर कसिनो यहाँ पर खुल जाते हैं तो जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि वो सभी में जा पाएंगे? और एमसी इसकी ये बात सुनते हुए हंसने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा काम किया मिस्टर गु, आपने वाकई में मेरी को बहुत ज्यादा मदद कर दी है। तभी हमारा एमसी उसकी बातों को काटता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर गु, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपकी बातों में पॉइंट तो है। अब जबकि जो मास्टर गु है वो हमारी ट्रेनिंग मेथड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा चिंता करने में लगे हुए कंपटीशन के बारे में हमारे ही बीच में, तो मेरे पास दूसरा प्रपोजल है। कैसा रहेगा कि तुम मुझे 30,000 टेल्स दोगे पर ईयर और मैं आप सभी के ब्रूतल्स और कसिनो को कांगड़ सिटी में चलाऊंगा और हर साल के अंत में आप सभी को आपका बोनस की जितनी भी प्राइस है वो आपको मिल जाया करेगी और जो भी पैसा आप खोगे उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं गवाओगे, नुकसान में नहीं जाओगे और कम से कम तुम जो भी ब्याज लगाओगे, जितना भी तुम्हारा पैसा वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग एग्री हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मौका वाकई में हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। अगर ऐसा रहता है तो हमारी जो नो लेस बेट है हमें इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा अगर हम हार भी जाते हैं तो। तभी एमसी से कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हमारे पास जितने ज्यादा कसिनो और ब्रूतल्स होंगे तो तुम सभी की सभी चीजों को और ब्रूतल कसिनो को मुझे बेच सकते हो और हम आपको इसके बदले में 1 लाख टेल्स देंगे ईच बंदे को।
मास्टर गू, आपको मेरे इस प्लान से कोई परेशानी है क्या? तभी मास्टर गू भी एग्री हो जाता है और कहने लगता है नहीं। और तभी सभी के सभी लोग अपने अपने बैंक नोट्स निकालने लगते हैं। कोई 2 लाख का दे रहा है, तो कोई 5 लाख का, और तो कोई 1 मिलियन का। और सारी की सारी सिचुएशन देखने के बाद मास्टर गू काफी ज्यादा शॉक पड़ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं आखिरकार मैंने इस मौके को आई मीन इसके जितना भी व्यवहार था, उसके ऑफर को ठुकराया क्यों था? वो वाकई में पूरे के पूरे बिजनेस को मोनोपलाइज करने में लगी हुई है, कसिनो और ब्रूथल्स के। अब अगर हम लोग सोचते भी हैं इसको एक्सपेरिमेंट करने के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ली फैमिली पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाए। तभी हमारा एमसी मास्टर गू के पास जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि जो जो गू फैमिली है वो काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है पूरे के पूरे कांगड़ सिटी में, तो इसलिए मैं आपको कम से कम 1 करोड़ टेल्स का कम से कम टारगेट तो देता ही देता हूँ। आई मीन 1 बिलियन, सॉरी गाइस। मैं आपको मौका दे रहा हूँ पैसा बनाने के लिए, आप इस मौके को गवा मत, तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसी बात 1 लाख की आई मीन 1 मिलियन की आती है तो वो शौक हो जाता है। तभी एमसी कहने लगता है कि ये कम है। तभी मास्टर को उससे कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी उस ऑक्शन में काफी सारा पैसा खर्च कर दिया था, मास्टर ड्रैगन टाइगर के द्वारा जो ऑक्शन रखा गया था। अब मेरे पास यहाँ तक कि 1 लाख टेल्स भी नहीं बचा हुआ है, तो मैं आखिरकार 1 मिलियन टेल्स कैसे दे सकता हूँ? और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी काइंडनेस के बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। और मेरे घर पर अभी भी बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, तो मैं घर पर वापस जा रहा हूँ। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है इसका मतलब ये होगा कि गू फैमिली के पास सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात हुई, अब मैं अपना मूव को चल सकता हूँ। और तभी उनसे कहने लगता है कि मास्टर गू वाकई में वहां से जा चुके हैं, ये वाकई में शर्म वाली बात है। लेकिन अभी तक मेरा जो रियल पर्पस है वो मैंने आप सभी को दिखाया ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या है हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तभी एमसी उसे बताने लगता है कि तुम सभी को तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ का जो मार्शल कंटिनेंट है, स्पीड मार्शल कंटिनेंट है कल्टीवेशन का, उन्हें लायंस लेवल में बांटा गया है। लेकिन क्या आप सभी लोगों ने 10th लेवल के बारे में सुना है? ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं और उससे क्या लगता है 10th लेवल? अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चार्ली, तुम हमारा इस तरीके से मजाक उड़ाना बंद करो वरना हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 10th लेवल पर पहुंच चुका हूँ मोर्टल स्पिरिट रियलमी के। और तभी हमारा एमसी अपने बटलर को डोर क्लोज करने के लिए कह देता है और वो एल्डर वू को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है क्या आप मेरे साथ फाइट कर सकते हो? ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और जब बाकी के लोग ये सब देख रहे होते हैं तो वो कहने लगता है कि ये बंदा पूरी तरह से क्रेजी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 9th लेवल पर है मॉडल स्पिरिट रियलमी के, तो आखिरकार ये कैसे राइवल कर सकता है एल्डर को, जो कि ऑलरेडी 5th से लेकर 6th लेवल पर पहुंच चुके, वो भी हॉली स्पिरिट रियलमी के। अनडाउटेडली ये बंदा पक्का हारेगा, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसके पास आते हैं, उससे कहने लगता है कि चार्ली मैं भी तो हॉली स्पिरिट रियलमी पर हूँ, तो मुझसे भी तो फाइट कर सकते हो। तभी एमसी की ये बात सुनते कहने लगता है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि जो एल्डर वू है मुझे चोट पहुंचा देंगे? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मेरे ये सब कहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं था, आप वाकई बहुत पावरफुल हो। तभी एमसी कहने लगता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो एल्डर हुआ। और तभी वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना जो मैं आप पर अटैक करने वाली हूँ उसके लिए। और वो थंडर पंच टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमारा एमसी से डॉज करने में कामयाब रहता है और अपनी जायंट मंकी किंग पंच का इस्तेमाल करने लगता है। अब जब दोनों के पंच आपस में टकराते हैं तो इस तरीके की फाइट को देखकर वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो एक दूसरे को पंच करने में लगे हुए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दोनों की जो पावर है वो कम से कम 1000 kg से ज्यादा निकल चुकी है। तभी वो लड़की हमारे एमसी को ये पावर देखकर उससे कहने लगती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मॉडल स्पिरिट रियलमी पर हो, तो आखिरकार तुम मेरे पंच को जो कि 1000 kg का है वो कैसे झेल सकते हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सही कहा ना मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन तुम ये बात समझ सकती हो कि मैंने तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला था। जैसे कि तुम देख सकती हो मैं ऑलरेडी 10th लेवल पर हूँ मॉडल स्पिरिट रियलमी के। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि चाइल्डली वाकई में कल्टीवेशन के सिस्टम से जितना ही स्पिरिट मार्शल कंटिनेंट का जो कल्टीवेशन सिस्टम है उससे ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहने में लगा था कि मॉर्टल स्पिरिट रियलमी के बारे में हम तो उसके बारे में पता भी नहीं है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और वह हमारे एमसी की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि चाइल्डली तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, हम तुम्हारे साथ वर्क करना चाहेंगे फ्यूचर में। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सभी के सभी लोग तो नर्ड्स हैं। मैंने ना थोड़ी बहुत एक्टिंग करके दिखाई और ये लोग मान भी गए। लगता है कि अब सभी के सभी लोग मेरी फैमिली के बारे में और मेरे बारे में हर जगह बात करेंगे और मेरा जो फेम है वो बढ़ जाएगा और हमारी ली फैमिली पूरे के पूरे कांगड़ सिटी में मशहूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी होता है वो अपने बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ होता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है, उससे कहने लगती है कि चाइल्डली तुम वाकई बहुत हार्ड वर्क करने में लगे हुए हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो मॉडल स्पिरिट रियलमी से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी एमसी उसको नीचे रखता है और उससे कहने लगता है कि एल्डर हुआ तुम वाकई बहुत क्लेवर हो, तुमने मेरी ट्रिक्स को पहले ही पहचान लिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की थी उस वक्त। तभी एल्डर हुआ उससे कहने लगती है कि मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि तुम इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। आफ्टर जो लेवल्स होती है वो आर्टिफिशियली डिफाइन की गई है। चाइल्डली तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, इसमें सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी कि तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे। तो जो 10th लेवल है वो सेंस बनाती है वैसे भी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि एल्डर हुआ क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं ये सब कितना सब क्यों करने में लगा हुआ हूँ, हमारी ली फैमिली के रेपुटेशन को क्यों बढ़ाने में लगा हुआ हूँ? तभी वो उससे पूछती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ ये बात। तो तभी एमसी से एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि हमारी भले जो ली फैमिली वो काफी ज्यादा फेमस है इसके बिजनेस के लिए पूरी पूरी कांगड़ सिटी में, लेकिन जो बेस है ना स्पिरिट मार्शल कंटिनेंट का वो मार्शल आर्टिस्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो कोई भी इतना
ज्यादा पैसा कमा सकता है और हमारी फैमिली को छुड़ा सकता है हमसे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी ली फैमिली के पास कोई ना कोई अचीवमेंट्स मौजूद हो मार्शल आर्टिस्ट में। इसलिए मैंने जो ट्राई किया था ताकि हमारी जो ली फैमिली वो काफी ज्यादा मशहूर हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट सिलेक्ट जो टैलेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए होस्ट करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की कंफ्यूज जाती है और उससे क्या लगती है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आखिरकार ये क्या चीज है। अब तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कल जरूर पता चल जाएगा। तभी बटलर वहां पर अनाउंस करने लगता है नंबर 1 मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में सभी लोगों को, और बताया लगता है कि ये पहली बार है जो पूरे के पूरे मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट यहाँ पर कंगर सिटी में होस्ट किया जा रहा है। जो टॉप 100 वॉरियर्स हैं वो एल्डर्स बन सकते हैं ली फैमिली में, और जो चैंपियन है उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा 5 लाख टेल्स का, वो भी ऑन द स्पॉट। तभी सभी के सभी लोग बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोटर स्पोर्ट रियलमी पर हूँ। अगर मैं वाकई में टॉप 100 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं वाकई में एक एल्डर बन सकता हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ और मैं एल्डर नहीं बनना चाहता हूँ तो क्या मैं अभी भी वो 5 लाख टेल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए। तभी हमारा एमसी आता है और उससे कहने लगता है कि जो रीजन है जो हमारी ली फैमिली है वो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट इसलिए रखना चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहती वो ली फैमिली के लिए, ये आप सभी के लिए एक मौका है वॉरियर्स के लिए जो एक दूसरे के साथ अपनी पावर को एक्सचेंज कर सके और एक दूसरे से फाइट करना सीख सके। आखिरकार जो स्पिरिट मार्शल कंटिनेंट्स है वो मार्शल आर्ट्स को ग्रेट इंपॉर्टेंस से जीता है। आप तुम इस कंपटीशन के थ्रू ये जान सकते हो कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। अगर तुम वाकई में ट्राई करना चाहते हो तो आप इस रजिस्टरिंग ऑफिस की तरफ जा सकते हो और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। और सभी के सब लोग वहाँ पर अपनी लाइन लगा देते हैं और कहने लगते हैं कि जो ली फैमिली है वाकई में बहुत रेस्पेक्टफुल वॉरियर है। जो चार्ली ली है वो भी यहाँ पर हमारे सामने खुद आकर कहने में लगा हुआ था। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपनी फादर की 4th कंक्यूबाइन के पास पहुंच जाता है। उसकी 4th कंक्यूबाइन अपना गेट खोलती है, दरवाजा खोलती है और उससे कहने लगती है कि चार्ली ली तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। तभी चार्ली ली उससे कहने में लगा हुआ था जो मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने वो काम कर दिया। तभी दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर कुछ पीसने में लगी हुई होती है और ब्लैक कलर की चीजों को वो उसके चेहरे पर लगाने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने वाकई में पूरी रात मेहनत की थी इसे बनाने के लिए। और जब वो उसके नजदीक जाती है अपनी उंगली को लेकर तो हमारे एमसी को जरा टमाटर लाल पड़ा हुआ होता है। भाई इसकी ट्रक का लेवल अभी कम नहीं हो रहा। तभी वो एमसी उससे पूछने लगता है क्या ये जो चीज है वो काम करेगी। तभी वो एक्सप्लेन करती है, उससे कहने लगती है ये सारी की सारी चीज को जो फ्रूट्स के साथ बनाया गया है वो भी क्लेमेटिस फ्रूट्स के द्वारा, अगर तुम इसे अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी स्किन डार्क हो जाएगी। भले ही तुम्हें पसीना भी क्यों ना आए लेकिन तुम्हारे जो पसीने के बाद भी नहीं छूटने वाला। और तभी वो उसको चपोना चालू कर देती है, उसके चेहरे पर लगाना चालू कर देती है और भाई इतना शर्माने में लगा हुआ है ना जैसे कि भाई समझ जाओ ना क्या ही सिचुएशन हो रखी है। और तभी हमारा एमसी पूरा का पूरा ब्लैक बन जाता है भाई, पूरा का पूरा पोत दिया। इसको देखने के बाद ये बहुत ज्यादा हंसने लगती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इस बात का चिंता हो रही है कि तुम्हारी स्किन कभी भी वापस नॉर्मल नहीं होगी क्या। तभी वो 4th कंक्यूबाइन हमारे एमसी के कपड़े उतारने लगती है। ये देखते हैं हमारा एमसी और ज्यादा लाल पड़ जाता है, इतना लाल पड़ जाता है कि वो उसके आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा होता है। तभी उसकी 4th कंक्यूबाइन उससे कहने लगती है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं व्हाइट लोटस के इस्तेमाल कर एक ऐसा सूप बनाऊंगी जिससे तुम्हारी जो स्किन है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी एक बार तुम नहा लोगे तो। और वो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लैक कर देती है उसकी। और तभी हमारा एमसी अपने वेश को बदल लेता है और वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट में बिना किसी परेशानी के और बिना आइडेंटिटी को रिवील किए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ और इसी धमाकेदार एंट्री के साथ हमारे एमसी ने जो मारी है अब मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू साइनिंग आउट। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बाय बाय।